नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अमित और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें हम बात करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, क्रिकेट, MMA और इन्हीं तरह के अन्य मुद्दों पर। आज मैं इसी तरह का एक मुद्दा लेकर आया हूं, जिसका टाइटल है क्यों महंगा है डीजल और पेट्रोल। अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए सॉरी सुना होगा कि भारत में पेट्रोल और डीजल का दाम अन्य कंट्रीज के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। और भारत में डीजल एवं पेट्रोल महंगा इसलिए है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा इसका हैवी टैक्सेशन किया जाता है, हैवी ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। और यह हैवी टैक्सेशन क्यों किया जाता है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। तब इसके जो है राज खुलेंगे कि भारत में पेट्रोल और डीजल अन्य देशों के मुकाबले महंगा क्यों है। तो भारत में डीजल और पेट्रोल पर हैवी टैक्सेशन इसलिए किया जाता है ताकि उसके उपयोग को हतोत्साहित किया जा सके, डिस्करेज किया जा सके। डिस्करेज क्यों करना है? जिससे कि जो क्लीन एनर्जी के ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सके। और इसका कारण एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के साथ साथ फ्यूल के लिए जो है, जो अन्य देशों पर भारत की निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, उसको कम करके एक स्वतंत्र विदेश नीति स्थापित करना भी है। तो भारत के जो है INDCs हैं, इंटेंडेड नेशनल जो गोल्स हैं उनके क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, जो COP21 पेरिस समझौते के तहत जो उसके कमिटमेंट्स हैं, जो उसने कमिटमेंट किया है कि हाँ मैं ये काम करूँगा, तो उसकी वजह से ऐसी स्थिति है। तो INDC जो है ग्रीन हाउस गैस को कम करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत के जो लक्ष्य हैं और उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं उसकी रूपरेखा बनाता है। जितने भी INDCs हैं वो क्या करते हैं? ग्रीन हाउस गैस को कम करने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाने, भारत के लिए जो है, जो भारत ने टारगेट्स बनाए हैं और जो स्ट्रेटजीज उसके लिए है, उसकी रूपरेखा वो बनाएगा। तो भारत के INDC के जो मुख्य चीजें हैं उनमें उसका सबसे पहली चीज जो है, सबसे पहला जो टारगेट है INDC का, वो है कि 2005 के लेवल के कंपैरिजन में 2030 तक अपने GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 33 से 35% की कमी लाना है। जो उसका कार्बन का एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड के, उसमें 33 से 35% की कमी लाना है GDP के सापेक्ष। दूसरा है कि रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स। तो भारत ने टारगेट किया है कि 2030 तक अपनी कुल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी का 50%, जो उसकी कुल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है उसका 50% नॉन फॉसिल फ्यूल स्रोतों से, जैसे कोयले से या फिर इसके अलावा जो भी है नॉन फॉसिल फ्यूल के स्रोतों से परे जो है वो प्राप्त करेगा। इसमें सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी यानी कि हवा, हाइड्रो यानी कि पानी, और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के लिए टारगेट इसमें किया गया है कि 50% जो टारगेट है, 50% जितनी भी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी होगी वो नॉन फॉसिल फ्यूल से बनेगी, यानी कि कोयले या पेट्रोल या डीजल इस तरह की चीजों से नहीं बनेगा। तो तीसरा है कार्बन मार्केट और क्लाइमेट रेजिलियंस। तो भारत का लक्ष्य है कार्बन बाजार का निर्माण करना और अपनी क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ाना। और चौथा है एफॉरेस्टेशन। भारत एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन प्रयासों के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन यानी कि 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्स्ट्रा कार्बन सिंक बनाने की योजना बना रहा है। यही नहीं, भारत को अरब देशों से, इराक से, ईरान से, इन पे जो फॉसिल फ्यूल के लिए आश्रित रहना पड़ता है, और इसलिए भारत की विदेश नीति पूरी तरह से स्वच्छंद नहीं है और स्वच्छंद नहीं हो पाती है।
यदि इस निर्भरता को घटाया या खत्म किया जा सके, तब भारत की विदेश नीति बिल्कुल स्वच्छंद हो सकती है। और इसके लिए जो है हमको जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के, उससे हट के हमको रिन्यूएबल सोर्सेज पे जाना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो इसीलिए भारत में अन्य देशों की अपेक्षा पेट्रोल डीजल पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, जिससे यह अन्य देशों की तुलना में भारत में महंगा होता है। जो कर लगाए जाते हैं उनमें पहला है एक्साइज ड्यूटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल पर 19 रुपए 90 पैसे और डीजल पे 15 रुपए 80 पैसे के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जिससे उसकी रिटेल प्राइस काफी बढ़ जाती है। दूसरा है वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। और ये वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है पेट्रोल और डीजल पर, और जिसका रेट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे यूपी में 17 के हिसाब आसपास है। तो इससे लागत में जो पेट्रोल की लागत है, डीजल की लागत है, उसमें एक और एक्स्ट्रा लेयर चढ़ जाती है, और जिससे इसका दाम और बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा सा और महंगा हो गया। अब तीसरा है कि कस्टम ड्यूटी। तो पेट्रोल और डीजल के इंपोर्ट पर बहुत हाई कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे पेट्रोल और डीजल बहुत महंगे हो जाते हैं, और घरेलू और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से इस्तेमाल को इससे बढ़ावा मिलता है। और सेस और सरचार्ज भी इस पे कई तरह के लगते हैं, जैसे इसमें रोड सेस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस हो गया, और इसकी वजह से भी इनका दाम बढ़ जाता है। कुछ और भी कारण हैं, जैसे सब्सिडी में कमी करना, या सरकार सिस्टमेटिक तरीके से डीजल और लिक्विड पेट्रोलियम गैस जैसे एलपीजी जैसे बायोफ्यूल्स पर सब्सिडी कम कर रही है, तो जिससे ये ईंधन कस्टमर के लिए अधिक महंगे हो जाते हैं। इस प्रकार जो क्लीनर एनर्जी के ऑप्शंस हैं उनको यूज करने को बढ़ावा मिलता है। जब चीजें ये महंगी हो जाएंगी तो आप ऐसी चीजें इस्तेमाल करेंगे जो सस्ती हैं। तो ये सब मिलकर क्यूमुलेटिव तरीके से पेट्रोल और डीजल की जो हाई कास्ट है उसमें जो है अपना योगदान करते हैं। तो जो इनको जब इनका कॉस्ट हाई हो जाता है तो यूज के लिए जो व्यक्ति का वो है कि फाइनेंशियल जो है इंसेंटिव है वो कम हो जाता है, और व्यक्ति जो है वो क्लीन एनर्जी के ऑप्शंस की ओर जाने लगता है, उसको बढ़ावा मिलता है। तो हैवी टैक्सेशन का यह उपाय फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम करने, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने और अधिक सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम की ओर जाने में भारत की रणनीति का हिस्सा है। और इसी वजह से जो है भारत ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके वजह से हैवी टैक्सेशन करना पड़ता है, और भारत की क्षमताएं इस दिशा में बहुत आगे हैं। वो बहुत जो उसने गोल निर्धारित किए हैं उनमें वो बहुत आगे चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये कहीं कतई गलत नहीं है, और ऐसा होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए बाद में बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।